जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी दोस्तों। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के 2021 से लेकर के 2024 तक के सभी लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को इस क्लास में कवर करेंगे। और साथ ही बता दें, हमने बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को जो है 2016 से लेकर के 2024 तक के कवर कर लिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो ये आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर है, जिसके हम लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को जो है कवर करेंगे केवल इस क्लास में। तो बता दें, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय का है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो बता दें, बुद्धि लब्धि कई अलग अलग मानकृतीय परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है, जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है। और बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन टरमैन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकाला। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है किसके द्वारा निकाला गया था? टरमन के द्वारा जो है निकाला गया था। और बता दें, आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकाला। बुद्धि लब्धि की गणना के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग दे करके उसे 100 से गुना कर दिया जाता है। और ये आपका बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे का 100। ये आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। बहुविकल्पी में कई बार ये पूछ चुका है। और बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का जो है वर्गीकरण जो है, अगर किसी भी व्यक्ति की 140 से 169 तक बुद्धि लब्धि होती है तो वो अति प्रतिभाशाली माना जाता है। अगर 120 से 139 तक होती है तो प्रतिभाशाली माना जाता है। अगर 110 से लेकर के 119 के बीच होती है तो अति उत्कृष्ट माना जाता है। और अगर 90 से 109 के बीच होती है तो उसे उत्कृष्ट माना जाता है। और 80 से 89 के बीच में होती है तो उसे सामान्य माना जाता है। और 70 से 79 के बीच में होती है तो उसे मंद माना जाता है। और 60 से 69 होती है तो उसे मूर्ख माना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो बताइए दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो बता दें, अंतर्मुखी व्यक्तित्व अर्थात अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जिसमें ऐसे व्यक्ति के गुण होते हैं जिन्हें अंतर्मुखता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे बाहरी रूप से क्या हो रहा है इसके बजाय अपने आंतरिक विचारों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक सहज महसूस करते हैं। वे बड़े समूहों या भीड़ के बजाय केवल एक या दो लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति। और बता दें, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है तथा अपनी ही ओर केंद्रित रहता है। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियाँ आदि जो है बाह्य रूप में प्रकट नहीं होती हैं। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की अब विशेषताओं को देख लेते हैं। तो इनमें जो है निम्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एकांकी होते हैं। दूसरा आपका है, ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत वस्तुओं से कम अनुराग होता है, अर्थात अंतर्मुखी व्यक्तियों का जो है बाहरी जगत से कम लेना देना रहता है। और बता दें, तीसरा पॉइंट आपका बनेगा, ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोद्धार हेतु लीन रहते हैं। कहने का मतलब ये अपने कार्य के प्रति लीन रहते हैं। चौथा पॉइंट आपका बनेगा, ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। और पांचवा पॉइंट बनेगा, ये प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। ठीक है दोस्तों,
आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व सक्रिय की अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बता दें, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिकी जो है एपिटोलॉजिक थे, जो है वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। और बता दें, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जो है निम्न अवस्थाओं में जो है समझा जा सकता है। पहला आपका जो है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं, ये जो है जन्म से लेकर के 2 वर्ष की होती है। अगला है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की होती है। अगला है स्थूल अर्थात मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो है 7 वर्ष से 12 वर्ष की होती है। और लास्ट है जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष के बाद की अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों। और बात करें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की, तो इस अवस्था में जो है दूसरे के संपर्क में खिलौनों के अनुसरण के माध्यम से सीखना है। खिलौने की आयु इस अवस्था को कहा जाता है, अर्थात बच्चा जो है इस अवस्था में खिलौना ज़्यादा पसंद करता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को जो है क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान आदि चीज़ों का जो है इस अवस्था में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बालक को हो जाता है। इसी में वह अपने परिवार और अन्य रिश्तेदार सहभागियों को जो है पहचानने भी लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्यक्तित्व भिन्नता से आप क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में ही छुपा है कि व्यक्तित्व अर्थात एक दूसरे व्यक्ति की भिन्नता आपसे पूछा है। तो बता दें, व्यक्तित्व भिन्नता जब 2 बालक भिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न प्रकार व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर में पाया जाना, इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं। इस दृष्टि से व्यक्तित्व भिन्नता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। आपके जो है कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जैसे स्किनर के अनुसार जो है स्किनर ने व्यक्तित्व भिन्नता की परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ये जो है स्किनर ने कहा था। अब देख लेते हैं टायलर के अनुसार व्यक्तित्व भिन्नता की परिभाषा। तो टायलर ने बताया था, शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिरुचियों और व्यक्तित्व के लक्षणों के माप की जा सकने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। ये जो है टायलर ने जो है व्यक्तित्व भिन्नता की परिभाषा दी है। तो दोनों के दोनों आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कर रहा है, कल्पना से आप क्या समझते हैं। तो बताइए दोस्तों, कल्पना से आप क्या समझते हैं। तो बता दें, वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क के प्रतिमाओं को स्थापित करता है। वह इन प्रतिमाओं में परिवर्तन करके नवीनतम उत्पन्न कर देता है। इसी नवीनता का नाम कल्पना कहलाता है। और बता दें, कल्पना के द्वारा व्यक्ति यथार्थ से अलग हट जाता है, इससे उसे सुख मिलता है। कल्पना का अनुभव प्रत्यय स्मरण होता है, लेकिन कल्पना को अलग स्थापित करने वाला लक्षण विद्यमान होता है। अतः यथार्थ की अभूतपूर्व परिवर्तन करना ही कल्पना होता है। अब कल्पना की निम्न परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है, सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार जो है कल्पना की परिभाषा। तो कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, जब कोई पूर्व यथार्थ तथ्यों का व्यक्तिगत स्मरण करता है तो वह कल्पना प्रदर्शित करता है। ये जो है वुडवर्थ ने बताया था। अब जो है मैकडूगल के द्वारा जो है कल्पना की परिभाषा, तो मैकडूगल ने कहा था कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के
मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको इनके नाम ना याद हो तो कोई भी आप मनोवैज्ञानिक का नाम लिख करके किसी की भी परिभाषा, जैसे मैकडूअल के जगह पर आप वुडवर्थ का नाम लिख देंगे और परिभाषा मैकडूअल की लिख देंगे, तब भी आपका जो है एग्जामिनर सही चेक कर देगा। आपकी हेडिंग विधिवत पढ़ी होनी चाहिए और आपकी लिखावट जो है शुद्ध रूप होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। ये 100% जो है आज हमारा जो है कम से कम 8 सालों का अनुभव जो है इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है अनुकरण द्वारा सीखने से क्या तात्पर्य है। तो बताइए दोस्तों, अनुकरण द्वारा सीखने से क्या तात्पर्य है। तो बता दें, सामान्यतः अनुकरण का अर्थ किसी कार्य या वस्तु की हमारे दैनिक जीवन में अनुकरण एक साधारण सी बात है, जैसे बस स्टॉप में बस को जाते देखकर दौड़ना, लाइन में लगना आदि जो है ये सभी चीज़ें जो है अनुकरण के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार वे सभी कार्य जो व्यक्ति चेतना या अचेतना द्वारा अवस्था में दूसरों के कार्यों के अनुसार करते हैं उसे ही अनुसरण कहते हैं। अब अनुसरण की परिभाषा मनोवैज्ञानिकों द्वारा यानी कि मीड के द्वारा जो है अनुसरण की परिभाषा, तो मीड ने बताया था कि दूसरे व्यक्ति के कार्यों एवं व्यवहारों को जान बूझकर अपनाना अनुकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, रायबर्न ने जो है परिभाषा दी थी, तो अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है। ये जो है रायबर्न ने जो है अनुसरण की परिभाषा दी थी। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सीखने से तत्परता के नियम से आप क्या आशय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बता दें, तत्परता का नियम आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हम ऐसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता के कार्य की इच्छा निहित रहती है। यदि बालक में गणित के प्रश्न करने की इच्छा है तो वह उसको करता है, अन्यथा नहीं करता। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उसको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने में सहायता देती है, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न कराने में सफलता होता है। कहने का मतलब, अगर हम में जो है हमारे अंदर तत्परता रहेगी तो हम किसी भी चीज़ को जल्दी सीख लेंगे। अगर किसी भी चीज़ को हमें सीखने की तत्परता अर्थात उत्सुकता होगी तो उस कार्य को हम जल्दी सीख लेंगे। तो कहने का मतलब वही है यहाँ पर कि किसी भी कार्य को सीखने में के लिए जब बालक के अंदर उत्सुकता अर्थात तत्परता होगी तो बालक जो है उस चीज़ को अत्यधिक जो है तेज़ी से सीख लेगा, अर्थात कम समय में उस कार्य को सीख लेगा या उस चीज़ को सीख लेगा। और अब इसमें जो है भाटिया के अनुसार जो है इसकी परिभाषा, तो भाटिया ने जो है तत्परता की परिभाषा बताया था कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना जो है तत्परता कहलाता है। ये भाटिया के अनुसार परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं। तो बताइए दोस्तों, मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं। तो बता दी, मानसिक थकान निरंतर मानसिक कार्य करने से आती है। किससे दोस्तों, मानसिक थकान जो है निरंतर मानसिक कार्य करने से आती है। जब व्यक्ति निरंतर मानसिक कार्य करता है तो मानसिक की बौद्धिक एवं चिंतन आदि शक्तियाँ शिथिल हो जाती हैं। मानसिक थकावट आलस के मांसपेशियों या शरीर की थकान की तरह होती है। वेलेंटाइन के अनुसार, अर्थात वेलेंटाइन ने जो है मानसिक थकान की परिभाषा में क्या कहा है कि मानसिक थकान प्रायः केवल एक बोरियस है। जब तक व्यक्ति की रुचि बनी रहती है तब तक वह किसी प्रकार की मानसिक थकान का अनुभव नहीं करता है, और जब व्यक्ति की में बोरियस महसूस होने लगती है तब उसको मानसिक थकान महसूस होने लगती है। ठीक है दोस्तों, मानसिक थकान के लक्षण जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो मानसिक थकान के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला आपका है, बालक किए जाने वाले कार्य में
अरुचि प्रकट करता है। दूसरा जो है पलकों में भारीपन आ जाता है। और तीसरा जो है आपका बनेगा पॉइंट पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है। चौथा आपका पॉइंट बनेगा बालक मस्तिष्क में भारीपन का अनुभव करने लगता है। पांचवा आपका बनेगा विचारों और तर्क शक्ति में कमी आ जाती है। यही जो है मानसिक थकान के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या आशय है। तो बता दें, कोहलर का सूझ अर्थात अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को गेल्टाक्स सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेल्टाक्स सिद्धांत भी कहा जाता है। और कोहलर ने अपना प्रयोग 1916 में किया था। इसका प्रयोग उसने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी का जो है प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, किसका? एक चिंपैंजी के ऊपर जो है कोहलर ने प्रयोग किया था। और बता दें कि कोहलर ने अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसने सूझ उत्पन्न होती है। उसमें वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। क्षेत्र का प्रत्यक्षीकरण होना तथा क्षेत्र का पुनर्गठन करना ही सूझ अर्थात अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। अब आइए इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। तो अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं, तो पहली आपकी है समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण। दूसरा आपका बनेगा परिवर्तित अनुक्रियाओं द्वारा प्रयास करना। तीसरा आपका बनेगा समस्यात्मक स्थिति में हिचकिचाहट, विश्राम एवं ध्यान का जो है केंद्रीकरण करना। चौथा बनेगा उद्देश्य, लक्ष्य अथवा प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित करना। पांचवा आपका बनेगा प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त सिद्ध न होने पर अन्य अनुक्रिया करना, अर्थात एक क्रिया न होने पर दोबारा उसको प्रयास करना। और लास्ट बनेगा अनुकूलित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करना। तो ये 5 प्रकार के जो है इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सीखने में परिपक्वता का योगदान बताइए। तो आपको बताना है कि सीखने में परिपक्वता का योगदान क्या है। तो बता दें, सीखना व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार अर्जन की एक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन या तो परिपक्वता के कारण होता है या किसी नई बात को ग्रहण करने के कारण। परिपक्वता शरीर विकास प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बढ़ती हुई आयु के साथ शरीर या स्नायु मंडल का विकास सीखने की सामर्थ्य को जन्म देता है। स्पष्ट है कि सीखने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जो है व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसमें जो है मानसिक जो है सोच भी विकसित होने लगती है। कहने का मतलब वह अपने जो है विचारों और भावों को भी बदलने लगता है तथा यह सीखने का आधार परिपक्वता के अभाव के किसी क्रिया का सीखना न केवल दुष्कर अपितु असंभव वस्तुतः परिपक्वता किसी व्यवहार को अर्जित करने अर्थात सीखने की एक पूर्व अवस्था है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 2016 के लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब आइए चलते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर पे। 2017 का जो है पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो कह रहा है बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो आपसे पूछा है कि बाल विकास की आवश्यकता पर आपको संक्षिप्त लेख लिखना है। तो बता दें, बाल विकास की अवस्था पर संक्षिप्त लेख निम्नलिखित है। पहला पॉइंट आपका बनेगा बालक की बुद्धि एवं विकास की प्रगति का ज्ञान कर लेने के बाद बालक भविष्य में कैसे और क्या बन जाता है। हम अनावश्यक श्रम तथा निराशा उसे अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा कि बालक के भविष्य में होने वाली वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होंगे, इस बात पर ज्ञात हमें सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है। तीसरा पॉइंट बनेगा प्रत्येक बालक में बुद्धि एवं विकास की
गति एक समान नहीं होती, इसलिए हमें व्यक्तित्व भिन्नताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब किसी भी बालक की बुद्धि और विकास दोनों एक साथ नहीं विकसित होती हैं, इस बात का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और चौथा पॉइंट बनेगा, वृद्धि और विकास की दिशा में जो है परिणाम संबंधी सिद्धांत यह बताते हैं कि विकास निश्चित दिशा में होता है। विशेष अवस्था एवं आयु में बालक का विकास ज्ञान से इस विषय में मदद ली जा सकती है। तो ये आपके विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। तो आपको बताना है कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। तो बता दें, बाल्यावस्था में बालक के संवेग मात्र उत्तेजना ना होकर के उसकी अभिव्यक्ति में सामाजिकता उत्पन्न होने लगती है और उसकी जो है अभिव्यक्ति पर नियंत्रण होने लगती है और उसकी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। इस अवस्था में बालक में जो है संवेगों को दमन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वह समझने लगता है कि उसके लिए व्यवहार से परिजन, शिक्षक व अन्य लोग प्रसन्न होंगे और किस प्रकार के व्यवहार से वे स्पष्ट होंगे। कहने का मतलब बालक इस अवस्था में जो है समझने लगता है कि उसके किस व्यवहार से उसके परिवारजन, शिक्षक और समाज के अन्य लोग कैसे उससे प्रसन्न होंगे। ये जो है बाल्यावस्था की आयु में बालक समझने लगता है और इस अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार के संवेग जैसे भय, निराशा, चिंता, व्यग्रता, कुष्ठा, स्नेह, प्रेम, प्रसन्नता आदि चीज़ें जो है प्रकट करने लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, बच्चों में सृजनात्मकता जो है कैसे विकसित की जाती है। तो बता दें, बालकों में सृजनात्मकता का विकास तब संभव है जब बालक को वैसा वातावरण प्रदान किया जाए, यानी कि जैसा वातावरण वो चाहता है। तो इसके निम्नलिखित जो है तरीके हो सकते हैं। पहला आपका जो है पॉइंट बनेगा कि मन की झिझक और डर को दूर करने पर बालकों की अभिव्यक्ति की क्षमता में जो है वृद्धि की जा सकती है, यानी कि बालक के अंदर दब्बूपन या हिचकिचाहट और डरावनापन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका बनेगा, बच्चों की मौलिकता को बढ़ावा दे करके उनको जो है स्वतंत्र रूप से उनके मौलिकता को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला पॉइंट बनेगा, लचीलेपन को प्रोत्साहित करके। लचीलेपन से आशय किसी काम को सीखने समय यदि वे अपने तरीके से सीखना चाहते हैं तो उनकी इस गतिविधि को उत्साहित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब किसी भी काम को सीखने के लिए बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, वो अपने तरीके से उस कार्य को सीखने देना चाहिए बालक को। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। तो बताइए दोस्तों, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या हो सकती हैं। तो बता दें, बहिर्मुखी वह व्यक्ति होता है जो अन्य लोगों और बाहरी दुनिया में रुचि रखता है। बहिर्मुखी जो है अन्य लोगों के प्रति चौकसता, गति, आक्रामकता रखते हैं और बहिर्मुखी होना यानी बाह्य जगत से जुड़कर उनके आकर्षणों में उलझे रहना, यही जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है। कहने का मतलब बहिर्मुखी व्यक्तित्व वे व्यक्ति होते हैं जो बाहरी जगत से अपना संबंध रखते हैं, उन्हें बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। ये जो है अपना जीवन पूरे तरीके से बाहरी वातावरण, बाहरी समाज में ही लगाए रहते हैं और उन्हीं पर ये जो है उलझे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ही जो है बाहरी वातावरण से ये जो है आनंद और सुखमय का अनुभव करते हैं। ठीक है, यही जो है बहुमुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हो सकती हैं। आप अपने शब्दों में और थोड़ा से बढ़ा करके लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, बच्चों में जो है कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जाता है। तो बता दें,
परियों की कहानियों छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। किसकी जो है, परियों की कहानियाँ जो है बच्चों की कल्पना शक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और बता दें, अधिक पढ़ाई और ज्ञान प्राप्ति करके अपनी कल्पना शक्ति में सुधार हो सकता है। विभिन्न क्रियाओं में भाग ले और नए चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करें, जैसे कि कला, लेखन, गीत, गाना आदि चीज़ों में बालकों की रुचि को बढ़ाना चाहिए। बच्चों में जो है कल्पना शक्ति के विकास निम्न प्रकार किया जा सकता है। उन्हें रोल प्ले में व्यस्त करके रचनात्मक खेल खेलने के वजह से आउटडोर खेल के लिए भेजें। इन सभी चीज़ों से बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बाल विकास पर वंशाक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताइए दोस्तों, बाल विकास पर वंशाक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बता दें, किसी बालक के माता पिता का जैसे शारीरिक विकास होता है वही उसकी संतान पर भी होता है। यही जो है बाल विकास की वंशाक्रमानुगत कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी बालक के माता पिता का जैसा शारीरिक ढांचा होगा उसी प्रकार उसकी संतान का भी शारीरिक ढांचा होगा। और बता दें, प्रत्येक बालक विभिन्न शारीरिक गुण जैसे रंग रूप, शारीरिक गठन, स्वास्थ्य रोग, लैंगिक परिपक्वता, शारीरिक विकृति, शारीरिक दोष आदि बातों को जो है बालक वंशानुगत द्वारा ही प्राप्त करता है। और बालक के विकास में वंशाक्रम प्रभाव जो है निम्नलिखित हैं। पहला आपका तंत्रिका तंत्र की बनावट, दूसरा आपका मानसिक विकास पर प्रभाव, तीसरा जो है चरित्र पर प्रभाव, चौथा आपका संवेगात्मक विकास पर प्रभाव, और पांचवा जो है सामाजिक विकास पर प्रभाव, और आपका छठा जो है होगा व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, और सातवां जो है स्वभाव पर प्रभाव। कहने का मतलब इन सारी चीज़ें जो है बालक को माता पिता के द्वारा ही मिलती हैं, अर्थात वंशाक्रमानुगत चलती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अनुकरण द्वारा सीखने का क्या आशय है। तो बताइए दोस्तों, अनुकरण द्वारा सीखने का क्या आशय है। तो बता दें, अनुकरण का शाब्दिक अर्थ है नकल करना। बच्चे भी अपने सभी नित्य कर्मों को बड़े के अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। अर्थात अनुकरण मतलब ये है किसी का जो है कार्यों को सीख करके पुनरावृत्ति करना, ये जो है अनुकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और बता दें, मिमेसिस को अंग्रेजी में इमिटेशन कहते हैं। अनुकरण का अन्य अर्थ ये भी है कि किसी पाठ को या कठिन कार्य को सीखने के लिए अध्यापक या किसी अन्य छात्र का अनुसरण करना ही जो है अनुकरण कहलाता है। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। और बता दें, किसी कार्य को करने के लिए जैसा हमसे कोई अत्यधिक तेज बालक है, उसके कार्यों को जो है हम अनुकरण करते हैं, अर्थात उसके कार्य सिद्धांतों पर चलने को ही जो है अनुकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप अपने शब्दों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों, इसकी आपको विशेषताएं बताना है। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। और बता दें, कोहलर ने जो है 1959 में जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अपनी पुस्तक गेल्टाक्स साइकोलॉजी में किया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। इसका उल्लेख जो है 1959 में अपनी पुस्तक गेल्टाक्स साइकोलॉजी में किया है। और इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका जो है विशेषता है इसकी परिवर्तन अनुक्रियाओं द्वारा प्रयास करना। दूसरा है समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण। तीसरा आपका एकांक उपयुक्त अनुक्रिया अभिव्यक्ति करना। और चौथा आपका अनुकूलित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करना। पांचवा आपका उद्देश्य, लक्ष्य अथवा प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित करना। छठा आपका प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त सिद्ध न होने पर अन्य अनुक्रिया करना। कहने का मतलब एक अनुक्रिया हमारी सिद्ध ना हुई तो दूसरी अनुक्रिया करना। सातवां आपका बनेगा समस्यात्मक स्थिति की हिचकिचाहट, विश्राम एवं ध्यान केंद्रित करना। तो ये सभी के सभी
जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं हैं। तो याद रखिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप इन पॉइंटों को जो है हेडिंग के रूप में भी बना करके इनमें 2-2, 3-3 लाइन लिख सकते हैं, तो और अच्छे से आपका मार्क्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सीखने में पठार के क्या कारण हैं, संक्षेप में लिखिए। तो सीखने में जो है पठार के क्या कारण है जो है इस पे आपको लेख लिखना है। तो बता दें, सीखने की इस प्रकार की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, इस अवस्था में जो है अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समांतर जो है चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती है। इस सपाट स्थल को जो है अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सपाट स्थल को क्या कहा जाता है? अधिगम का अर्थात सीखने का पठार कहा जाता है। और बता दें, एक व्यक्ति शीघ्र सीख सकता है, दूसरे को विलंब हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया को पठारों का आना अनिवार्य है। यह जो है व्यक्ति की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि वह पठारों को कितनी देर में पहुंचता है और पठार कितनी देर तक रहते हैं। ठीक है दोस्तों, रैक्स और नाइट के अनुसार जो है सीखने में पठार जब आते हैं तब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंच जाता है। अधिगम पठार बनाने के प्रमुख कारण निम्न हैं। तो आपके पहला आपका है मनोशारीरिक सीमा, दूसरा आपका नकारात्मक कारक, तीसरा आपका कार्य जटिलता, चौथा आपका सीखने की जो है अनुचित विधि, और पांचवी जो है पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, और छठा जो है अभ्यास का अभाव। ये जो है अधिगम पठार बनाने के कारण है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो आपको स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख करना है। स्मृति शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि याद करना। तो उड़ के अनुसार जो है स्मृति की पहले परिभाषा, तो सीखे हुए अनुभवों को सीधे उपयोग में लाना स्मृति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सीखे हुए अनुभवों को सीधे उपयोग में लाना स्मृति कहलाता है। और बता दें, स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में आवश्यक पाई जाती है। किसी बात को याद करने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। वस्तुतः जब व्यक्ति किसी वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान को देखता है तो उस वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान को जो है देखते हुए उस वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान की प्रतिमा अथवा चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं संचित जो है चिन्हों अथवा पूर्व समय में सीखी हुई बातों को जब याद करता है तो इसे भी स्मृति कहा जाता है। स्मृति के जो है कारक निम्नलिखित हैं। पहला आपका अधिगम, दूसरा आपका प्रत्यय स्मरण, तीसरा आपका धारण, और चौथा जो है पहचान। ये जो है स्मृति के कारक हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी 2018 के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों, ये आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है जिसके हम लघुत्तरी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी क्वेश्चनों को हम दूसरी क्लास में कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बाल्यावस्था की दो विशेषताएं हैं। तो बताइए दोस्तों, बाल्यावस्था की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो पहली आपकी विशेषता है संवेगात्मक विकास और दूसरी है आपकी सामाजिक विकास। यही दो बाल्यावस्था की दो विशेषताएं हैं। तो संवेगात्मक विकास में लिखेंगे कि बाल्यावस्था में बालक के संवेग में स्थिरता आ जाती है। बालक भय और क्रोध को नियंत्रण करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक में जो है सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है, जैसे सहयोग, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, सद्भावना आदि प्रकार के जो है बालक में गुण आ जाते हैं। और दूसरा आपका पॉइंट है कि सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में जो है लिखेंगे कि बाल्यावस्था में बालक का सामाजिकरण
की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाती है, अर्थात प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालक क्या, कौन, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों विचार करने लगता है और पूछने भी लगता है। बालक जब 11 या 12 वर्ष की आयु में होता है तो वह सामूहिक खेलों में जो है भाग लेने लगता है, अर्थात टोली के रूप में वो खेलों को खेलने लगता है अपने सहभागियों के साथ, अर्थात मित्रों के साथ। बालक समूह के कप्तान की बातों को मानने लगता है। इस अवस्था में जो है बालकों की सहनशीलता, सहयोग और आत्मविश्वास की भावना जो है आदि गुणों में विकसित होने लगती है और इस अवस्था को, बाल्यावस्था को, टोली की अवस्था भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अधिगम की विशेषताएं लिखिए। तो आपसे पूछा है कि अधिगम की विशेषताएं लिखिए, तो बता दें अधिगम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली आपकी अधिगम की एक समायोजन की प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम जो है एक समायोजन की प्रक्रिया है। तो बता दें व्यक्ति हर स्थिति में अपनी वातावरण में समायोजित होने का प्रयास करता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने व्यवहारों में जो है संशोधन, नए व्यवहारों को ग्रहण करता है ताकि वह अपनी समायोजित अवस्था में जो है रह सके। ठीक है। दूसरा आपका हेडिंग पड़ेगा अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होना चाहिए, अर्थात सीखने का जो है उद्देश्य विवेकपूर्ण होना चाहिए। अधिगम मतलब सीखना। तो बता दें सीखने में सफलता निश्चित उद्देश्यों की उपस्थिति से ही संभव है। सीखना जो है एक विवेकपूर्ण कार्य है। बिना बुद्धि या विवेक के सीखने की प्रक्रिया संतोषजनक ढंग से नहीं हो सकती। कहने का मतलब बिना विवेक अर्थात बुद्धि के बिना जो है सीखने की प्रक्रिया संतोषजनक अर्थात सही तरीके से नहीं हो सकती है। तीसरा आपका पॉइंट पड़ेगा अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोक्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। तो इस पे लिखेंगे मनुष्य जो कुछ सीखता है उसका क्षेत्र ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक होता है, क्योंकि वह ज्ञान का संग्रह करता है, भावनाओं को ग्रहण करता है तथा क्रियाओं को करने के लिए दक्षताओं को भी संकलित अर्थात सम्मिलित करता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं। तो आपको सीखने की प्रभावशाली विधियों के नाम लिखना है और उनके बारे में भी बताना है। तो पहली है आपकी प्रश्नोत्तर विधि, जिसे सुकराती विधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। तो बता दें इस विधि का प्रतिपादन जो है सुकरात ने किया था, इसलिए इसे सुकराती विधि कहते हैं। इसमें जो है प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवाया जाता है इस प्रश्नोत्तरी विधि में। ठीक है, आइए देखते हैं अगले पॉइंट पे, यानी अगली परिभाषा अर्थात अगली विधि। तो अगली विधि है करके सीखना। तो इसमें जो है करके सीखना अर्थात अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। अतः रूसो से लेकर के मॉन्टेसरी और ड्यूबू तक जो है शिक्षाशास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशीलता बनाने तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है। ठीक है दोस्तों, करके सीखने पर अधिक जोर दिया है। अगला आपकी विधि है प्रोजेक्ट विधि। तो इस विधि में जो है इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से जो है पढ़ने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रयास छात्रों द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है। यह विधि अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री ड्यूबी, किलपैट्रिक आदि ने जो है सम्मिलित प्रयास की योजना विधि बनाई थी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले पॉइंट को माफ करिएगा। अगली विधि है वर्धा विधि, जिसे आप बुनियादी या तालीम विधि भी कहते हैं। तो बता दें इस योजना की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, वर्धा योजना, और गांधी जी ने देश की तत्कालिक स्थिति को देखते हुए शिक्षा में जो है हाथ के काम को जो है प्रधानता दी थी। उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता
तब तक उसे श्रम का महत्व जो है नहीं ज्ञात होता है। कहने का मतलब जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करेगा तब तक उसे उसके श्रम का पता ही नहीं चलेगा। अतः बच्चों का आरंभ से ही किसी न किसी हस्त कौशल अर्थात हाथ के द्वारा किया गया कार्य ही शिक्षा देना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने ये जो है वर्धा शिक्षा जो है शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध अवस्था है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, इस कथन की जो है आपको विवेचना करनी है। तो बता दें, किशोरावस्था का आरंभ लगभग 13 या 14 वर्ष से जो है प्रारंभ हो जाता है और व्यक्तित्व अंतर होने के कारण इसकी आयु सीमा जो है निर्धारित नहीं की जाती है, क्योंकि व्यक्तित्व अंतर होने के कारण इसके आयु का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। और बता दें, किशोरावस्था लगभग 18 से 19 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था में को मनोवैज्ञानिक 21 वर्ष तक जो है मानते हैं। ठीक है, इसमें बालक अनेक जिज्ञासाएं के लिए जाना जाता है। पहली आपकी हेडिंग पड़ेगी, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कहने का मतलब जो है यह अवस्था जिसमें बालक या बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, इस अवस्था में जो है व्यवहार संबंधी समस्याएं ज़्यादा होती हैं, जिसमें विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बहुत तीव्र होता है। लड़के लड़कियों की तरफ तथा लड़कियां लड़कों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं। इस अवस्था में अपराध होने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। किशोरावस्था में इसमें जो है प्रतिस्पर्धा, आत्मसम्मान, वीर पूजा की जो है भावना का भी विकास होता है। तो याद रखिएगा, स्टैनले ने जो है किशोरावस्था को परिभाषित किया है। तो स्टैनले ने जो है बताया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तथा तनाव की विरोधा की अवस्था है, ये स्टैनले ने कहा था। और बता दें, इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में जो है काम वासना की भावना का तीव्र जो है विकसित होता है। इसमें बालक का झुकाव जिस तरफ जाता है उसी दिशा में वह आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ बालक नशीली दवाइयों का सेवन, मदिरा, पान, तंबाकू आदि चीज़ों का सेवन करने लगते हैं। इस संवेग में जो है चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि चीज़ें तथा भाव संवेग उत्पन्न होने लगते हैं। इस अवस्था में बालक अधिक उदंड हो जाता है। किशोरावस्था में बालक आत्मनिर्भर रहना चाहता है, वह स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्रता के लिए वह लड़ाई झगड़ा आदि चीज़ें कर लेता है। ये सारी चीज़ें किशोरावस्था के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आपको बताना है कि दोस्तों बाल विकास की आवश्यकताओं और उनके महत्व पर आपको टिप्पणी करना है। तो बता दें, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित हैं। तो आपका पहला पॉइंट बनेगा, बालक की वृद्धि एवं विकास में जो है वातावरण, वंशागत, मानवगत दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब कि बालक की वृद्धि में विकास और वृद्धि दोनों जो है वातावरण तथा वंशाक्रमाणु ये दोनों उत्तरदायी होते हैं। दूसरा आपका बनेगा, बाल विकास प्रक्रिया को समझने में जो है सहायक होते हैं। तीसरा, बाल निर्देश एवं परामर्श में सहायक होते हैं। चौथा बनेगा, बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में जो है सहायक होते हैं। पांचवा बनेगा, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होता है। और छठा बनेगा, अनुशासन स्थापित में जो है सहायक आदि प्रकार से होते हैं। यही जो है बाल विकास की आवश्यकता और महत्व हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इनको आप हेडिंग के रूप में भी लिखना चाहें तो हेडिंग के रूप में लिख करके इनमें दो दो लाइन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो आपसे पूछा है कि किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का जो है संक्षेप में आपको उल्लेख करना है। तो बता दें, किशोरों में बदलाव शुरू होता है वह क्योंकि ये अवस्था में तनाव
व तूफान की अवस्था होती है। इनमें निम्न बातें जो है शामिल होती हैं। पहला आपका माता पिता या भाई बहन के साथ बहस करना किशोरावस्था में लाजमी है। और परिवार में दूसरों के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करना। तीसरा आपका है भावनाओं में उतार चढ़ाव या मूड़ी हो जाना। किशोरावस्था में क्या होता है, भावनाओं में उतार चढ़ाव और व्यक्ति अर्थात बालक जो है मूड़ी हो जाता है, अपने मन का काम करने लगता है। वीर पूजा की भावना का विकसित होना, कहने का मतलब इस अवस्था में बालक का खून जो है तुरंत गर्म हो जाता है, अर्थात तुरंत किसी भी बात पर चिड़चिड़ापन अर्थात गुस्सा हो जाता है। पांचवा है अपने को श्रेष्ठ समझना। इस अवस्था में किशोरावस्था में बालक अपने को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है। और प्रतिस्पर्धा की भावना का विकसित होना, इसमें जो है प्रतिस्पर्धा अर्थात ईर्ष्यापन की जो भी बदलेपन की भावना भी विकसित होने लगती है किशोरावस्था में। विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होना, यानी कि इस अवस्था में लड़के जो है लड़कियों के प्रति, लड़कियां जो है लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं इसी अवस्था अर्थात किशोरावस्था में। ठीक है दोस्तों, आप ये सारे पॉइंट जो है नोट डाउन कर लीजिए। और जो हम ये जो आपका क्वेश्चन के साथ लिखे हैं उनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट यानी अपने शब्दों में क्वेश्चंस को बताते हैं, तो आप अपने शब्दों में क्वेश्चंस को लिखने में का जो है प्रयास करिएगा, तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। क्योंकि सबकी कॉपी एक जैसी रहेगी तो आपको जो है उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आपका और दूसरे बच्चों से थोड़ा सा अलग मैटर रहेगा तो एग्जामिनर खुद ही आपको अच्छे मार्क्स देगा। और विद हेडिंग के आप लोग हेडिंग को जो है लिखते समय विशेष ध्यान दीजिएगा। हर क्वेश्चन में कम से कम लघु उत्तरी में 4 से 5 हेडिंग जरूर से जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो बताइए दोस्तों, चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो बता दें, चिंतन एक अपसारी प्रक्रिया है। इसमें नए विचार आपके दिमाग में आते हैं जो निर्माण में जो है सहायक होते हैं। चिंतन में आए विचार की तुरंत प्रतिक्रिया होती है। विचार को जो है पसंद करते हैं या नापसंद, लेकिन आपका विवेक विचार को जो है मूर्त रूप देने के लिए अच्छा या बुरा के बारे में सोचना। चिंतन करने से जो है तर्क शक्ति का विकास होता है, जिससे वैज्ञानिक शक्ति जागृत होती है। और बता दें, यह हमें शैक्षिक कौशल में जो है सुधार करने के लिए जो है प्रयास करता है चिंतन। तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि चिंतन एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में चिंतन अर्थात मनन करते हैं। यही जो है चिंतन का शिक्षा जो है में महत्व है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में चिंतन मनन करना ही चिंतन का महत्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। तो मानसिक विकास के विभिन्न पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला आपका संवेदन, दूसरा आपका रुचि एवं अभिव्यक्ति, तीसरा आपका तर्क, चौथा आपका प्रत्यक्षीकरण, पांचवा जो है कल्पना, छठा जो है निर्णय, सातवां जो है स्मरण या विस्मरण, आठवां जो है निरीक्षण, नौवां जो है बुद्धि और 10वां जो है आपका ध्यान, 11वां जो है चिंतन और 12वां जो है अधिगम अर्थात सीखना। यही सारे के सारे जो है फैक्ट आपके मानसिक विकास के पक्षों के नाम हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये सभी 12 के 12 के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से बुद्धि से आप क्या समझते हैं। तो आपसे पूछा है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं। अभी 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पर हमने इस प्रश्न को डिस्कस कर लिया था। अब शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार इनकी परिभाषा बता देते हैं बुद्धि की। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये जो है टर्मन ने बताया था और वुडवर्ड ने जो है बताया था बुद्धि कार्य करने की एक ऐसी विधि है। ठीक है,
तो ये जो है दोनों शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा परिभाषाएं आप लोग लिख लीजिएगा, और बाकी परिभाषा हमने 2016 वाले क्वेश्चन पेपर में इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि आपका जो है समय बहुत कीमती है, आपका ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते। क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियां हैं, किसी विधि का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए व्यक्तित्व मापन की विधियां जो है कौन कौन सी हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इस प्रकार से अगर आप अपनी कॉपी को लिखेंगे तो और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ग्राफिक तौर से आप जब कॉपी को लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि बालक जो है अत्यंत जानकारी रखता है क्वेश्चन के बारे में। तो बता दें व्यक्तित्व मापन की विधियां जो है ये 3 प्रकार से होती हैं। पहला आपका आत्मनिष्ठ विधि, दूसरा आपका प्रक्षेपी विधि, और चौथा जो है वस्तुनिष्ठ विधि। यही जो है व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। इसमें जो है क्या होता है, आत्मनिष्ठ विधि में जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि और आत्मलेखन विधि, ये जो है विधियां आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती हैं। प्रक्षेपी विधि में क्या होता है, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, दूसरा आपका चित्र सहचर परीक्षण, तीसरा आपका रोसरा का स्याही धब्बा परीक्षण, और चौथा आपका शब्द सहचर परीक्षण, पांचवा जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और बात करें वस्तुनिष्ठ विधि में तो इसमें जो है शारीरिक परीक्षण, संचयी अभिलेख, परिस्थिति परीक्षण, मापन रेखा विधि और सामाजिक विधि, ये सारी की सारी जो है व्यक्तित्व मापन की विधियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं को इतना ही आप ग्राफ बना देंगे तो अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। नोट डाउन करना चाहते हैं तो इस ग्राफ को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वंशाक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। तो बताइए दोस्तों वंशाक्रम के नियमों का आपको वर्णन करना है। तो बता दें ग्रेगर जोहान मेंडल एक वैज्ञानिक थे, आनुवंशिकी जनक और संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने जो है 1856 से लेकर के 1863 के बीच में मटर के पौधे पर कई प्रयोग किए, और उन्होंने जो है प्रयोगों और परिणामों का अध्ययन किया और कई अवलोकनों को निकाला। जो है इस प्रकार वंशाक्रम के नियम अस्तित्व में आए। कहने का मतलब तो उन्होंने क्या पाया, समान का नियम। तो कहने का मतलब समान का नियम जो है बताता है कि इस नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसे होती है। भिन्नता का नियम, तो कहने का मतलब इस नियम के अनुसार यह सिद्ध हुआ कि संतान बिल्कुल माता पिता की हमशक्ल या समान नहीं होते हैं। ठीक है, और प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है, तो प्रत्यागमन के नियम में जो है इस नियम के अनुसार पिता के बच्चों का तीव्र बुद्धि वाली प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों का प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति वही प्रत्यागमन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। आपका 2020 और 2021 में कोई क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ था, क्योंकि कोरोना काल में आपके सारे पेपर रद्द किए गए थे। तो अब बढ़ते हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है दोस्तों, हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन है बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपसे पूछा है कि बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बता दें बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक निम्नलिखित हैं। पहले आपका होगा विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, दूसरा आपका बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा आपका सीखने की इच्छा, चौथा आपका पुनर्बलन और पांचवा आपका सीखने का उचित वातावरण, छठा आपका अध्यापक की भूमिका और सातवां जो है अधिगम हेतु
प्रयुक्त विधियां, यही जो है बाल विकास के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। इस संधिकाल का शिक्षक तक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है। क्वेश्चन है कि जब कोई भी बालक किशोरावस्था में पैर रखता है अर्थात किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें धीरे धीरे अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। इस संधिकाल का शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है। तो बता दें, किशोरावस्था में किशोरों के विकास में शिक्षकों का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। शिक्षार्थी की भावनाओं का यदि आदर किया जाए तो पढ़ाई में उन्हें आनंद आता है। इस अवधि में किशोर अपने आप को इतना सक्षम समझने लगता है कि वह अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। कहने का मतलब इस अवस्था में बालक जो है स्वतंत्र हो जाता है और अपना अच्छा बुरा खुद वो पहचानने और समझने लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से व्यक्तित्व मापन के प्रेक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। तो आपसे पूछा है कि व्यक्तित्व मापन के प्रेक्षण विधियों का वर्णन करना है। तो बता दें, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां की माप परोक्ष रूप से होती हैं। इस विधि द्वारा व्यक्ति के अचेतन स्तर पर दबी हुई आंतरिक भावनाओं का मापन किया जाता है। प्रक्षेपी विधि में साधारणतः व्यक्ति के सम्मुख उद्दीपन स्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उसे ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे वह अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित छिपी बातों को उन स्थितियों के माध्यम से प्रकट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। आइए देखते हैं इसके आंसर को। तो बता दें, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था। और बता दें, सीखने में यह सिद्धांत भी अपना विशेष महत्व रखता है। थॉर्नडाइक का विश्वास है कि चूहे तथा बिल्ली की तरह बालक भी जो है प्रयास और त्रुटि के द्वारा जो है सीखते हैं। बालक के इस सिद्धांत के अनुसार चलना, बोलना तथा भोजन करना आदि चीज़ें सारी कुछ जो है इसी के द्वारा सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी अगर उपयोगिता की बात करें तो इनकी उपयोगिता शिक्षा में इनकी उपयोगिता निम्न है। सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व होता है। दूसरा है, इसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वह स्थायी रहता है। ठीक है, और बात करें अगले पॉइंट की तो यह उन त्रुटियों की ओर संकेत करता है जिनसे लाभ उठाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, यह गणित विज्ञान विषयों के सीखने के लिए विशेष उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्कैनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो बताइए दोस्तों, स्कैनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख आपको करना है। तो बता दें, स्कैनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत सीखी जाने वाली क्रिया के छोटे छोटे पदों में जो है विभाजित किया जाता है और शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। स्कैनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष जो है क्रिया को बल प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो यह संतोष क्या करता है, उस क्रिया को बल अर्थात ताकत देने का कार्य करता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, सीखने सिखाने तथा विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय में सक्रिय समुदायों का अभिप्रेरण में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि सीखने सिखाने तथा विद्यालयी व्यवस्था में संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण में योगदान जो है क्या है। तो बता दें, शैक्षिक वातावरण समुदाय का कर्तव्य है कि यह बालकों को बुरे वातावरण से बचा करके अच्छा शैक्षिक वातावरण प्रस्तुत करता है जिसके उस व्यक्ति का उचित दिशा में सर्वोच्च विकास होता है। और बता दें कि व्यापक
दृष्टिकोण समुदाय का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। समुदाय को चाहिए कि वह अपने प्रभावों को लेकर विशेष समुदाय अथवा जाति तक सीमित न रखे, अपितु विशाल समुदाय अथवा विश्व तक पहुंचाने और जातिमान सांप्रदायिक पक्षपातों से ऊपर उठकर आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे तथा मानव जीवन की सच्ची सेवा करना है। यही जो है सही व्यक्तित्व की परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है, यह कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि अंतर्दृष्टि में जो है पूर्व दृष्टि निहित होती है, कथन को स्पष्ट करना है। तो बता दें अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है, यह जो है कोहलबर्ग के अनुसार जो है बताया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? कोहलबर्ग के द्वारा ये बताया गया था कि अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है। और बता दें व्यक्ति किसी वस्तु का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है, ना कि उसके भागों का। ठीक है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भी पूर्ण रूप से किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है, ना कि उसके भागों को। और इसमें जो है प्रयोग को सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन जर्मनी के गेल्टाक्सवादी हैं, इसलिए इसे गेल्टाक्स सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि इसका प्रतिपादन जो है गेल्टाक्सवादी के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे गेल्टाक्स का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इनके अनुसार व्यक्ति द्वारा अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति द्वारा अच्छी तरह समझ लिया जाता है। इसी संबंध में जो है कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। याद रखिएगा, बहुविकल्पी में पूछ सकता है। और कोहलर ने जो है चिंपैंजी में अपना प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो आपसे पूछा है कि अवधान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बता दें अवधान को प्रभावित करने वाले व्यक्ति का एक विशेष शारीरिक मुद्रा बनकर किसी वस्तु को चेतना के केंद्र में लाने के लिए तत्पर रहता है। अवधान को जो है प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट आपका है कि गति, तीव्रता, नवीनता, आकार, विषमता, स्वरूप या पुनरावृत्ति, रहस्य, ये सभी के सभी जो है अवधान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा मूल प्रवृत्तियाँ, आवश्यकता, उद्देश्य, आदत, संवेग, जिज्ञासा, ये सभी के सभी अवधान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आपको थोड़ा से आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि बगल में जो है फंक्शन चल रहा है, तो वहाँ से जो है इंस्टीट्यूट के जस्ट बगल में जो है गेस्ट हाउस है, उसमें से जो है आवाज़ आ रही है गाने की। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो थोड़ा से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैनेज कीजिएगा। तो क्वेश्चन है सांख्यिकी के महत्व को संक्षिप्त में लिखिए। तो आपको बताना है कि सांख्यिकी के महत्व को आपको संक्षेप में लिखना है। तो बता दें सांख्यिकी के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला आपका है सांख्यिकी जो है उचित मात्रा डेटा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जो है मदद करता है, और यह सटीक विवरण में बेहतर समझ प्रदान करता है। तीसरा आपका है यह जटिल डेटा को आसानी से समझने के लिए ग्राफिकल रूप या सारणीबद्ध रूप में आरेखित प्रतिनिधित्व को भी दर्शाता है। और लास्ट पॉइंट आपका बनेगा यह मात्रक अवलोकनों के माध्यमों से परिवर्तनशीलता पैटर्न को समझने में जो है मदद करता है। तो ये आपके सांख्यिकी के महत्व हैं, सभी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए, इनका मध्यमान ज्ञात कीजिए। तो आपसे मध्यमान पूछा है, तो आप सभी को पता होगा कि जो है मध्यमान का फार्मूला होता है सिग्मा xn बटे में n। तो आपके मध्यम प्राप्तांक दिया है 20, 23, 27, 18, 17, 13, 24 और 22। तो मध्यमान निकालने के लिए आपका मध्यमान का फार्मूला होता है सिग्मा x बटे में n, अर्थात सभी प्राप्तांकों का योग बटे में प्राप्तांकों की संख्या।
तो आपके प्राप्तांकों को ये जो 20, 23, 27, 18, 17, 13, 24 और 22 दिए हैं, इन सभी को अगर आप योग अर्थात जोड़ देंगे तो 164 आएगा। और कितने हैं, ये 8 पद हैं, तो बटे में 8 कर देंगे। 164 में 8 से जब भाग देंगे तो 20.5 आपका आ जाएगा, और यही 20.5 इसका मध्यमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 20.5 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी 164 में 8 का जब आप भाग देते हैं तो इसका मध्यमान आ जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। तो 2023 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न जो आया था, शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो आपसे पूछा है कि शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता के प्रभाव का उल्लेख करना है अर्थात विवेचना करना है। तो बस आपकी हेडिंग पड़ेगी व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ। तो बता दें, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। अर्थात कोई दो बालक जब किसी भी कार्य को करते हैं और अलग अलग तरीक़ों से करते हैं तो वही उनका जो है भिन्नता कहलाता है। और शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक आदि पक्षों का विकास किया जाता है। शिक्षा जो है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। इससे व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन के लिए योग बना सके। ठीक है, और बता दें कि व्यक्तित्व भिन्नता मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार है। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत रूप, रंग, नाक नक्शा, शारीरिक रचना, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धियां आदि के द्वारा जो भिन्नता होती है, यही जो है व्यक्तित्व भिन्नता जो है कहलाती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी दो व्यक्तियों या दो बालकों के बीच में रंग, रूप, चाल ढाल, स्वभाव, नक्शा आदि चीज़ों में जो भिन्नता होती है उसे ही व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। उनके कार्यों में जो भिन्नता होती है, ये सारी की सारी चीज़ें व्यक्तित्व भिन्नता कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है होना चाहिए, ये आपका 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको हम बता चुके हैं कि किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। इसके जो है पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, आत्मनिर्भर की शिक्षा, व्यक्तित्व की भिन्नता के आधार पर शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, रचनात्मक विकास के लिए शिक्षा, उचित दिशा निर्देशन और सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा, यही जो है किशोरावस्था की शिक्षा में जो है महत्वपूर्ण जो है पॉइंट हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम 2019 के क्वेश्चन पेपर में कवर कर लिए हैं तो इसलिए आपके पास समय बहुत कम है। बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट करके टाइम आपका नहीं बर्बाद करना चाहते। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। इम्पॉर्टेंट है, तो बताइए दोस्तों, अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट करना है। तो बता दें, रास के अनुसार अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसने कहा था? रास ने जो है कहा था कि अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे जो है निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला आपका हेडिंग पड़ेगा अवधान अभिरुचि पर निर्भर है, तो इस पे लिखेंगे अभिरुचि अवधान का संचालन करती है। कौन दोस्तों? अभिरुचि जो है अवधान का संचालन करती है। अभिरुचि के बिना अवधान की क्रिया नहीं हो सकती है। व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर अवधान देता है जिसमें उसकी अभिरुचि होती है, अतः अभिरुचि अवधान के रूप में प्रकट होती है। जैसे बालक पढ़ने के समय खेल पर अवधान नहीं देते हैं, पर अवधान जो है रुचि के रूप में छिपा रहता है। ठीक है दोस्तों, जब बालक पढ़ने बैठता है तो वो जो है खेल की ओर ध्यान नहीं देता है, अर्थात अवधान नहीं देता है, फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं खेलने की लालसा जागृत रहती है। दूसरा आपका हेडिंग पड़ेगा अभिरुचि अवधान पर निर्भर है। तो अभिरुचि जो है अवधान पर किस प्रकार निर्भर है?
तो कुछ मनोवैज्ञानिक का विचार है कि अभिरुचि अवधान पर आधारित होती है, अर्थात जब तक व्यक्ति किसी वस्तु पर ठीक से ध्यान नहीं देता उसकी रुचि उसमें ही नहीं हो सकती। जैसे प्रायः बालकों को गणित विषय बहुत कठिन लगता है, किंतु यदि वे ध्यानपूर्वक गणित पढ़ना आरंभ कर दें तो उनकी अभिरुचि उत्पन्न हो जाएगी। कहने का मतलब किसी कार्य को करने में जितनी हमें कठिनाइयाँ होती है, तो अगर उस कार्य को हम निरंतर करने लगेंगे तो उस कार्य में हमारी अभिरुचि बढ़ने लगेगी, अर्थात रुचि हमारी उस कार्य में बढ़ने लगेगी। अगर हम उस कार्य को करेंगे ही नहीं तो वो कार्य हमारे लिए कठिन बनता चला जाएगा। और बता दें, अभिरुचि और अवधान एक ही सिक्के के दो पक्ष के समान हैं। इसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। उपर्युक्त दोनों मतों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि अवधान और अभिरुचि एक दूसरे पर आधारित हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 2018 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इसको हमने कवर कर लिया है 2018 के क्वेश्चन पेपर पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो प्रक्षेपी परीक्षण का नाम लिखिए। तो बता दें, प्रक्षेपी परीक्षण एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इसमें व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। इसमें विषयों के अस्पष्ट चित्र दिखाए जाते हैं और उनकी व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं प्रक्षेपी परीक्षण के प्रकार। तो पहला आपका हेडिंग पड़ेगा प्रक्षेपी के प्रकार में प्रारंभिक अंतर्बोध परीक्षण। तो इस परीक्षण का प्रतिपादन मॉर्गन एवं मुरे ने किया था। तो बताइए दोस्तों, परीक्षण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोर्गे और मुरे के द्वारा किया गया था। इसमें 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 30 पर चित्र बने होते हैं, जबकि एक कार्ड ब्लैक होता है जिसमें 10 पुरुषों के लिए तथा 10 महिलाओं के लिए, जबकि 10 दोनों के लिए। यह एक सामूहिक व अशाब्दिक परीक्षण है। इसमें समय का कोई बंधन नहीं होता है। किसी व्यक्ति की अधिकतम 20 कार्ड का उपयोग किया जाता है। यह 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए भी होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी आपकी प्रक्षेपी परीक्षण के प्रकार में हेडिंग पड़ेगी रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अति लघु उत्तरी में पूछ सकता है कि रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण पर टिप्पणी कीजिए। तो अगला है कि यह सिद्धांत स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हरमन रोसरा द्वारा जो है दिया गया था। किसके द्वारा? हरमन रोसरा द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था। इसका विषय अचेतन प्रेरणा था। इस टेंट में कुल 10 कार्ड का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है प्रत्येक कार्ड पर स्याही का धब्बा होता है। परीक्षण में एक कार्ड देकर उसकी आकृति के बारे में जो है पूछा जाता है रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण में। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं? इनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो आपसे पूछा है कि सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं, उसके जो है विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बता दें, सीखने के वक्र को जो है अधिगम के वक्र सीखने की मात्रा या गति, उन्नति, अवनति को दर्शाते हैं। सीखने का वक्र किसे दर्शाता है? अधिगम के वक्र सीखने की मात्रा, गति, उन्नति, ये सारी चीज़ों को जो है सीखने का वक्र दर्शाता है। स्कैनर के अनुसार देखें तो अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का कागज का पर जो है एक प्रकार का विवरण है। ये जो है स्कैनर ने बताया था। अब अधिगम के जो है वक्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको जान लेते हैं। तो पहला आपका होता है सरल रेखी, जिसे आप समान निस्पंदन वक्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो है लिखेंगे, इसमें सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए दिखाया जाता है। कौन सी? सरल रेखी जो है अधिगम में। दूसरा है ह्रास निस्पंदन। तो इसमें जो है ऋणात्मक वक्र, जिसमें प्रारंभ में गति तीव्र तथा बाद में मंद होती है। सबसे लोकप्रिय वक्र यही है, यानी कि इस ह्रास निस्पंदन अधिगम में जो है सबसे पहले तीव्र गति से ग्राफ दिखाया जाता है, फिर बाद में इसको
नीचे डाउन अर्थात मध्य होता जाता है और यह सबसे लोकप्रिय जो है वक्र माना जाता है। तीसरा है आपका धनात्मक वर्धन या नतोदर वक्र। तो ये जो है क्या होता है, इसमें प्रारंभ में जो है गति धीमी और बाद में जो है तीव्र होती है। गणित तथा विज्ञान के विषय के वक्र इसी में आते हैं। कहने का मतलब जब बालक गणित सीखना स्टार्ट करता है तो उसको गणित के सवाल जो है कम आते हैं और धीरे धीरे जब उस पर वो प्रैक्टिस करने लगता है तो उसे तीव्र गति से वो किसी भी सवाल को सॉल्व कर लेता है। तो धनात्मक वर्धा नातेदार वक्र में गणित और विज्ञान के जो है वक्र इसी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, यह पहले धीमी होती है फिर बाद में तेज होती है। और लास्ट है आपका चौथा मिश्रित अवग्रहास वक्र। तो इसमें जो है यह वक्र दर्शाता है कि सीखने की गति शुरुआत में धीमी होती है, फिर तेजी से बढ़ती है और अंत में धीमी हो जाती है। आप मिश्रित इसके नाम से भी समझ गए होंगे। तो इसमें पूरा मिक्सअप होता है। पहले जो है शुरुआत में इसकी गति धीमी होती है, फिर तेज बढ़ती है, फिर बाद में फिर से धीमी हो जाती है इस मिश्रित वक्र में। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बता दें, बाल विकास के क्षेत्र वर्तमान समय में व्यापक तथ्यों को जो है समाहित किए हुए हैं। इनके अंतर्गत बालक के संपूर्ण विकास पर विचार किया जाता है। बालक के विकास के क्षेत्र जो है निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किए जा सकते हैं। आइए देख लेते हैं वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला आपका है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास जो है बाल विकास का संबंध बालक के जो है शारीरिक विकास से है होता है। इसके अंतर्गत बच्चे की ऊंचाई, वजन, शरीर का आकार आदि चीज़ें जो है इनमें शामिल होते हैं। और बात करें अगले पॉइंट की, मानसिक विकास की। तो मानसिक विकास जो है बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन करना ही बाल विकास के क्षेत्र में अंतर्गत में आता है। इसके अंतर्गत बालकों के सोचने, सीखने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, किसमें दोस्तों? मानसिक विकास में बालकों के सोचने, सीखने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमताओं का विकास किया जाता है। अगला पॉइंट आपका पड़ेगा संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास में जो है बालकों के विभिन्न संवेगों संबंधी गतिविधियों का अध्ययन भी बाल विकास की परिधि में आता है। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के विभिन्न संवेगों का जो है अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट पड़ेगा आपका सामाजिक विकास। तो बालकों का सामाजिक विकास के अंतर्गत सामाजिक कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने और संबंध बनाने की क्षमताओं का विकास होता है। इसमें जो है आत्मसम्मान, अपनी क्षमताओं और मूल्यों के बारे में सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। और लास्ट ए आपकी हेडिंग पड़ेगी कि भाषा का विकास। तो बता दें, बालक के भाषाई विकास का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत आता है। बालक अपनी आयु के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ एवं शब्दों का जो है उच्चारण करने लगता है। कहने का मतलब जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे वे विभिन्न प्रकार की भाषाओं और अर्थात ध्वनियों को जानता है और सीखता जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों तर्क और चिंतन क्या है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी तर्क। अब आइए जान लेते हैं कि तर्क क्या होता है। तो बता दें, तर्क एक अभिव्यक्ति क्रिया है जिसका प्रतीकीकरण समस्या समाधान के व्यवहार से होता है। तर्क के द्वारा समस्या के प्रति रुचि जागृति होती है। अब तर्क के बारे में वुडवर्ड ने क्या परिभाषा दिया था। तो तर्क में जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं को जो है परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण में से निकला निष्कर्ष जो है निकाला जाता है। तो ये जो है वुडवर्ड ने जो है बताया था। क्या बताया था? तर्क में जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं वे जो है परस्पर मिलाया जाता है, फिर जो है उस मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये जो है वुडवर्ड ने बताया था। अब आइए जान लेते हैं चिंतन क्या होता है। तो चिंतन जो है एक मानसिक प्रक्रिया है और ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल रूप है
यह जो है शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक जो है क्षमताओं से जुड़ा होता है। चिंतन किससे दोस्तों? ये मानसिक क्षमताओं से जुड़ी एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें जो है शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि चीज़ों की क्षमताओं का मानसिक से जो है जुड़ा होता है। और गैरेट के अनुसार जो है चिंतन की परिभाषा जो है देख लेते हैं। तो गैरेट ने बताया था कि चिंतन एक प्रकार का अव्यस्त एवं अदृश्य जो है व्यवहार होता है। इसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीकों का मतलब बिंबों और विचारों से है। ठीक है दोस्तों, तो गैरेट ने जो है बताया था कि चिंतन एक प्रकार का अव्यस्त अर्थात अदृश्य जो है व्यवहार होता है। इसमें सामान्य रूप से प्रतीकों अर्थात बिंबों का प्रयोग किया जाता है। और रास के अनुसार अगर देखें चिंतन की परिभाषा, तो रास ने जो है बताया था कि चिंतन जो है मानसिक क्रिया का भावात्मक पक्ष या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित मानसिक क्रिया है। ये जो है रास ने बताया था। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व मापन से आप किस प्रकार करेंगे? तो आपसे पूछा है कि व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए, व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका कई वर्षों में पूछा गया है, इसको भी हमने बता दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, सीखने की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। तो सीखने की जो है प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं उनको जानते हैं। तो बता दें अधिगम की प्रभावशाली विधियां, तो बता दें किसी नए पाठ या नई क्रिया को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी पाठ या किसी भी नई क्रिया अर्थात नए कार्य को करने के लिए नए नए विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं ये विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी पहली जो है करके सीखना। तो कहने का मतलब किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उससे हम जो है कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो बता दें इस विधि में छात्र के द्वारा प्रत्येक कार्य में जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। बच्चे इस कार्य में स्वयं करते हैं और उसे जल्दी से सीखते हैं। कहने का मतलब इसमें जो भी कार्य बच्चों द्वारा किया जाता है उससे वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा अनुकरण द्वारा सीखना। तो बता दें अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया सहसावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं का अनुसरण करते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं। कहने का मतलब सहसावस्था की आयु से ही इसका अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसमें बालक जो है शिक्षक के द्वारा किए गए कार्यों को और उसके द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो इसमें लिखा हुआ है वही आप किताबी भाषा लिखें, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो आपका पॉइंट बनेगा निरीक्षण करके सीखना। तो कहने का मतलब किसी भी कार्य का पहले आपको निरीक्षण करना है फिर उसको जो है कार्य को करना है। तो बच्चे जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और स्थायी रूप से सीख लेते हैं। कहने का मतलब किसी भी कार्य करने के बाद उसका निरीक्षण किया जाता है तो उसके द्वारा हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। ठीक है, और है अगला है परीक्षण करके सीखना। तो पहले किसी भी चीज़ का परीक्षण वही है कि इसके अंतर्गत छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूपी सामग्री का परीक्षण करते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए उतना ही चीज़ें हमें लेनी चाहिए। फालतू में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए अपने पास, तभी हम उसके परीक्षण को जो है अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि 2024 के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर पे, इसके लघुत्तरी क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन है विस्मृति का अनाभ्यास का सिद्धांत क्या है। तो आपसे पूछा है कि विस्मृति का अनाभ्यास का सिद्धांत क्या है।
तो बता दें किसी सीखी हुई वस्तु को स्मरण ना कर सकना विस्मृत कहलाता है। तो कहने का मतलब किसी भी सीखी हुई वस्तु का स्मरण अर्थात याद ना करना विस्मृत कहलाता है। और विस्मृत के अनाभ्यास सिद्धांत को जो है एबिंगहास ने जो है प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था? एबिंगहास ने जो है प्रस्तुत किया था इस सिद्धांत को। इन्होंने विस्मरण अर्थात जो है विस्मृति को एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया बताया है। और बता दें कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय सामग्री को याद करता है परंतु बहुत दिनों तक उसका पुनः स्मरण नहीं करता है तो उसको भूल जाता है। इस प्रकार के अभ्यास का प्रभाव ही विस्मृति का कारण होता है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को याद कर लेते हैं और काफ़ी दिनों तक उसका जो है पुनरावृत्ति अर्थात पुनः स्मरण नहीं करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। यही जो है विस्मृति का कारण है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सीखने के पठार के क्या कारण हैं, इन्हें दूर करने के लिए उपाय बताइए। तो आपसे पूछा है कि सीखने के पठार के कारण क्या हैं, इन्हें दूर करने के लिए उपाय आपसे पूछा है। तो बता दें रैक्स व नाइट के अनुसार सीखने के पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर जो है पहुंच जाता है और दूसरे में जो है प्रवेश करता है, तभी जो है सीखने की पठार की स्थिति उत्पन्न होती है। और बता दें सीखने में जो है पठारों को दूर करने के निम्नलिखित जो है कारणों को अपनाया जा सकता है। पहला आपका जो है अभिप्रेरित करना, दूसरा आपका पाठ्य सामग्री का उचित संगठन, तीसरा आपका विश्राम और चौथा जो है उत्साह के साथ अधिगम और लास्ट आपका बनेगा कि बुरी आदतों को छुड़वाने की कोशिश करना तथा अच्छी आदतों का विकास करना। यही सारे जो है पॉइंट आपके हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है बाल विकास की किशोरावस्था की आयु वर्ग एवं विशेषताएं लिखिए। तो आपको बाल विकास की जो है किशोरावस्था की आयु वर्ग के विशेषताओं को लिखना है। तो बता दें किशोरावस्था मुख्य रूप से मानव विकास की तीसरी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? यह जो है मानव विकास की किशोरावस्था तीसरी अवस्था मानी जाती है, जो बाल्यावस्था के बाद शुरू होती है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक चलती है। और यह जो है 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। ठीक है, किशोरावस्था कब कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष के बीच की ये आयु होती है। किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ना अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, इसकी जो है निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहला आपका है व्यक्तित्व व घनिष्ठ मित्रता। इस जो है आयु में बालक के जो है अत्यधिक घनिष्ठ मित्र बनते हैं। अगला है स्थिरता व समायोजन का जो है अभाव। इस अवस्था में जो है बालक उतावलापन हो जाता है। अगला है स्वतंत्रता व विद्रोही की भावना। इस अवस्था में बालक अपने आप को स्वतंत्र रहने के लिए जो है मांग करता है, अर्थात इस अवस्था में बालक में जो है चिड़चिड़ापन या वह जो है विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। अगला है काम शक्ति की परिपक्वता। इसमें जो है बालक अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है। वीर पूजा की अवस्था। इसमें जो है बालक के अंदर उतावलापन अर्थात बात बात में गुस्सा क्रोध करना इस अवस्था में हो जाता है। अगला है समाज सेवा की भावना। इस किशोरावस्था में बालक के अंदर जो है समाज के प्रति कुछ ना कुछ करने के लिए जुनून अर्थात जज्बा उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हो सकती हैं। और भी आप पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा हेडिंग के तौर पे, और इसे जो है आप हेडिंग के तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं और इनमें 2-2 लाइन लिख देंगे तो और अच्छे से आपको नंबर मिल सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपसे पूछा है कि बुद्धि परीक्षण जो है किसे कहा जाता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो बता दें बुद्धि परीक्षण जो है का आशय उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के बौद्धिक एवं
उसमें विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को दर्शाता है। और बुद्धि परीक्षण जो है 3 प्रकार से किया जाता है। पहला जो है व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण, दूसरा आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा जो है आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। इन्हीं 3 प्रकार के परीक्षणों द्वारा जो है बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अधिगम को प्रभावशाली विधियों में से किन्हीं 2 एक का वर्णन कीजिए। तो अधिगम की प्रभावशाली विधियां हमने पीछे के क्वेश्चन पेपर में भी बताया था। तो इसकी जो है पूछा है किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करना है। तो पहला आपका अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में जो है बालक जो है किसी का अनुसरण करता है, अर्थात किसी के किए गए कार्यों के तरह जो है बालक कार्य करता है। कहने का मतलब विद्यालयों में जो है बालक शिक्षकों द्वारा किए गए कार्य अर्थात पाठ्य सामग्री को शिक्षक द्वारा बताए गए अनुसार जो है उसका अनुसरण करके पाठ का जो है विश्लेषण करते हैं। आपका दूसरा आपका पॉइंट बनेगा करके सीखने में। तो बता दें मनोवैज्ञानिकों का मानना है जो कार्य करके सीखा जाता है उसका अधिगम अधिक जो है स्थायी रूप से बना रहता है, तथा जो कार्य हम खुद से करते हैं उसे हम जल्दी से सीख जाते हैं। ये आपका करके सीखने का विधि है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन सी होती हैं। तो आपको बताना है कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो बता दें अच्छी स्मृति की विशेषताएं जो है निम्नलिखित हो सकती हैं। बता दें स्मृति मस्तिष्क का संकाय है। इसके द्वारा डेटा या जानकारी को जो है कूटित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त किया जाता है। यह भविष्य कार्य को प्रभावित करने के लिए समय के साथ सूचना का प्रतिधारण करता है। और अच्छी स्मृति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली आपकी तीव्र अधिगम, दूसरा आपका अच्छा अवधारण, तीसरा जो है तीव्र स्मरण और चौथा जो है तीव्र पहचान। ये जो है अच्छी स्मृति की विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सीखने सिखाने में स्थानांतरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा है कि सीखने सिखाने में स्थानांतरण के महत्व को स्पष्ट करना है। तो बता दें एक परिस्थिति में सीखी गई बात का उपयोग जब हम दूसरी परिस्थिति में सीखते समय करते हैं तो यह सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। पूर्व अनुभवों या पूर्व ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना अथवा प्रभाव पड़ना ही साधारण शब्दों में अधिगम जो है स्थानांतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना आदि जो है सीखने सिखाने के स्थानांतरण जो है हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उभयमुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो बताइए दोस्तों उभयमुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो बता दें उभयमुखी व्यक्तित्व वह होता है जो अंतर्मुखी या बहिर्मुखी दोनों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग गुण होने के कारण उनके दृष्टिकोण में जो है अंतर पाया जाता है। इन दृष्टिकोणों का अध्ययन कर हम इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में विकास करने का प्रयास कर सकते हैं तथा उचित मार्गदर्शन परिवार में माता पिता तथा विद्यालय में शिक्षक ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व के बारे में जो ये हमने बताया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समांतर माध्य को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आपको समांतर माध्य का उदाहरण सहित जो है बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी लगातार 2 ईयर से आपका समांतर माध्य से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें बाल विकास में पूछने लगा है। तो बता दें समांतर माध्य वह संख्या है जो किसी श्रृंखला के सभी पदों के योग में जो है उसकी संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। तो समांतर माध्य का ये फार्मूला होता है। ठीक है, आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं या जो है
इस तरह सिग्मा के तौर पे भी लिख सकते हैं समांतर माध्य का। तो यक्स बराबर सिग्मा एक्स आई बटे में एन, जहाँ पर एन बराबर पदों की संख्या और सिग्मा एक्स आई बराबर जो है पदों का योग होता है, अर्थात प्रेक्षणों का योग होता है। और इसे हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो कुल प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो 2, 5, 3, 7, 8, 1, 6, 9, 10, 4 ये कोई प्रेक्षण दिए हुए हैं और इनका जो है आपको समांतर माध्य निकालना है। तो बता दें समांतर माध्य का फार्मूला आप सभी जानते हैं कि x इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बटे में n होता है, जहाँ पर n जो है पदों की संख्या होती है अर्थात प्रेक्षणों की संख्या, और सिग्मा आई जो है उनका योग होता है प्रेक्षणों का। तो ये जो आपके ऊपर 2, 5, 3, 7, 8, 1, 6, 9, 10, 4 दिए हैं, इनका योग निकाल लेंगे। और ये कितने हैं तो 10 हैं, तो 10 से भाग दे देंगे क्योंकि इन सभी को काउंट करेंगे तो काउंट करने में ये जो है 10 आते हैं, तो बटे 10 में हो जाएगा। और सभी को ऊपर वाले को प्रेक्षणों को योग कर लेंगे तो 55 आ जाएगा और बटे में 10 हो जाएगा। तो 10 से 55 में भाग देंगे तो 5.5 के करीब आएगा। यही जो है इसका समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अवधान केंद्रित करने के कोई 4 उपाय बताइए। तो अवधान केंद्रित करने के कोई 4 उपाय आपको लिखना है। तो बता दें अवधान केंद्रित करने के 4 उपाय निम्नलिखित हैं। तो पहला आपका शांतिमय वातावरण। तो बता दें कि शोरगुल बालकों के ध्यान को भंग करता है, अतः उसके ध्यान को केंद्रित करने के लिए शिक्षकों को विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण शांतिमय बनाए रखना चाहिए। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा कि बालकों की रुचियों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बता दें विषय के प्रति रुचि जागृत करने के साथ साथ अध्यापक को बालकों की रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक की रुचि किस क्षेत्र में है और किस सब्जेक्ट में उसकी रुचि ज़्यादा है। ठीक है, इसका भी शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। अगला है विषय में परिवर्तन। तो ध्यान स्वभाव से चंचल होता है, अतः बालक अधिक काल तक किसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब बार बार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से उन्हें बोरियत महसूस होने लगती है, इसलिए समय समय पर विषय में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। लास्ट आपका चौथा पॉइंट बनेगा कि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग। तो सहायक सामग्री बालक के ध्यान को जो है विषय पर केंद्रित करने में विशेष योगदान देती है। कहने का मतलब बालक के पास जब किसी भी विषय से संबंधित सहायक सामग्री होगी तो उसे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बालक के पास किसी भी विषय से संबंधित उपकरण नहीं होंगे, अर्थात सारी चीज़ें व्यवस्थाएं नहीं होंगी, तो उसे जो है किसी भी विषय को पढ़ने या समझने में या प्रयोग करने में उसे जो है असावधानी होगी, अर्थात उसे झिझियाहट या चिड़चिड़ापन होगा। उसके पास अगर जैसे विज्ञान की कक्षा में अगर उसके पास प्रयोगशाला संबंधी उपकरण नहीं रहेंगे तो बालक जो है अपने आप को असावधानी पूर्वक जो है कार्य करेगा और उस विषय वस्तु को अधिक समय में सीख पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने 2016 से लेकर के 2024 के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2016 से लेकर के 2024 के सारे हमने लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को इस क्लास में कवर किया। और दोस्तों चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे शाम को जो है सेकेंड पेपर की लघु उत्तरीय की क्लास लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।